इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और उनमें किन किन बातों का मुझे ख्याल रखना पड़ता है, ये सब बातों की आपको जानकारी होगी। दूसरी बात कि आप ऑब्जेक्टिव या आपका नॉलेज का जो टेस्ट है ये, तो आपके नॉलेज का जब टेस्ट है तो आपको किस हद तक नॉलेज चाहिए, कितना आपको लॉजिकल होना चाहिए, कितना आपको वेल रेड होना चाहिए, कितनी अच्छी तैयारी होनी चाहिए सब्जेक्ट मैटर की, ये सारी बातों की आपको जानकारी हो जाएगी। उसमें ज़रूर आप इसको कुछ करें ना करें, बट एवरी डे कम से कम 10 भी ऑब्जेक्टिव जरूर सॉल्व करें। इससे क्या होगा कि आपको सब पता चल जाएगा कि मैं अभी इस सफ़र में कितनी दूर हूँ मंजिल से, मुझे और कितनी दूर जाना है, मुझे किस रफ्तार में जाना है, ये सारी बातों की जानकारी होगी। तो चलिए आप इसको सॉल्व करके देखिए और अपने आप को एक तरह से सेल्फ असेसमेंट कीजिए आप। तो चलिए कम टू दी क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर 50 मार्क्स। Here is Dr. मुरलीधर मिश्रा once again. We believe, क्वेश्चन है कि we believe in immortality of the dash, अर्थात हम विश्वास करते हैं इमोर्टेलिटी। इमोर्टेलिटी का मतलब होता है अमरत्व, ऑफ मतलब का, किसका अमरत्व पर में विश्वास करते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन। अब इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQ कहते हैं इसको, आप देखिए कि इस क्वेश्चन ये जो आप बनाएंगे इसके लिए आपको क्या क्या ख्याल रखना है। तो वही चीज़ आपको यहाँ देखना है कि वी बिलीव इन इमोर्टिलिटी ऑफ दी डैश, हम विश्वास करते हैं अमरत्व पर। किसके अमरत्व पर? तो सोल का, माने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है ये। इसमें आपको ख्याल रखना है कि इसमें से चारों में से कौन सा सही है। तो सोल का माने आप जानने की कोशिश कीजिए, यूनियन का माने जानिए। सोल माने होता है अकेला, यूनियन माने होता है संघ और या एकता, और सोल माने होता है आत्मा। इसका माने क्या होता है? आत्मा। तो ये आत्मा से संबंधित हो सकता है। वेव मतलब हो जाता है लहर। तो ये सब चीजें जो है आपको नहीं आएगा। तो ये सबसे सुटेबल हमको मिल रहा है बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। वी बिलीव इन द इमोर्टिलिटी ऑफ द सोल, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द 12th नंबर। 12th नंबर क्या है? हाउ डैश डू यू वांट। तो इसको कहें हाउ जो है, इसके साथ आपको देना होगा एडजेक्टिव। ये हाउ जो है एडवर्ब है, इसलिए आपको देना होगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में देखिए मच मतलब कितना अधिक तुम चाहते हो, सेंस है। सम नहीं बैठ रहा है। फ्यू भी मतलब कुछ, कितना कुछ ये नहीं भी बैठ रहा है। लिटिल मैंने भी कुछ, ये अनकाउंटेबल में आता है, ये काउंटेबल में आता है। मच इज मोस्ट सुटेबल। तो मच इज द करेक्ट आंसर। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें 12 में आपको हो गया ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं 13 में। 13 में कहते हैं वी डैश रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन्स, मतलब कि हम डैश रेन मतलब वर्षा इन इंडिया, भारत में, इन ऑल सीजन्स प्रत्येक सीजन में। थोड़ा टुका टुका करके लगाने का प्रैक्टिस करें आप। तो इसको हम अच्छी आदत होगी कि आप राइट टू लेफ्ट जाए। तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग आउट दिस सेंस ऑफ दिस सेंटेंस। इन ऑल सीजन्स पहले, प्रत्येक ऋतु में, इधर से अर्थ लगाइए। इन प्रत्येक ऋतुओं में भारत में हम वर्षा पाते हैं। तो इसमें पाते हुए के साथ गेट इज द करेक्ट आंसर। गेटिंग हो नहीं सकता, गेट्स हो नहीं सकता, गॉट पास्ट होगा नहीं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलिए 14 में। चूज द करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस को करेक्ट चुनना है। इसमें क्या देख रहे हैं? ही अपोजेज अगेंस्ट अस। तो इसमें अगेंस्ट लगा हुआ है, अपोजेज भीटी है। ये ही अपोजेज अगेंस्ट, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ही अपोजेज अस, ये ज्यादा है, वो हम लोगों का विरोध करता है। तो यहाँ सी इज द आंसर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं।
अस अपोजिट ये तो होगा ही नहीं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं कि आई वेंट आउट टू डैश माई फ्रेंड, चूज द करेक्ट फ्रेज। करेक्ट फ्रेज का मतलब, फ्रेज मतलब होता है एक से अधिक शब्दों के मेल को हम लोग फ्रेज कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब न रहे। तो अब इसमें देखिए, सी ऑफ मतलब होता है विदाई, तो ये करेक्ट लगता है। सेट असाइड मैंने खारिज करना, सेट फुट मैंने आगे बढ़ना, सी अबाउट किसी चीज़ को देखना, तो यहाँ सी ऑफ मतलब विदाई करना, ये दिस इज द करेक्ट आंसर। ए को ही यहाँ देंगे हम, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नाउ कम टू दी नेक्स्ट 16th। इट वॉज काइंड डैश, ये तो फ्रेज है, आप जानते होंगे कि आपकी बड़ी कृपा होगी, नहीं कहते हैं कि आपकी बड़ी कृपा हुई कि आपने मेरी मदद की। इट वॉज काइंड ऑफ यू, ऑफ इज द करेक्ट आंसर। ये प्रीपोजिशन का एरर है, ये एट होगा नहीं, ऑन होगा नहीं, इन होगा नहीं, ऑफ होगा। ठीक है, अब चलते हैं, 16 भी हो गया मेरा। अब आगे बढ़ते हैं 17 में। देखिए, आई विश के साथ हमेशा, ये सबजंक्टिव मूड का सेंटेंस होता है, इसमें क्या होता है हमेशा पास्ट लेता है, तो ये वुड इज द करेक्ट आंसर। इसमें कैन हो नहीं सकता, यूज्ड ये कोई सेंस नहीं दे रहा है, शुड चाहिए भी नहीं बैठ रहा है, इसलिए वुड इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए बी में 18 में, आई हैव टू टीच इंग्लिश, इसमें आपको वॉइस बनाना है। वॉइस बनाना है तो क्या करना है, आप जानते हैं वॉइस का रूल आपको बता चुके हैं कि वॉइस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचान लेते हैं, फिर आपको ये प्रैक्टिस में बहुत सारे रूल्स भी आप जान जाएंगे। हम आपको पीछे जितने भी ग्रामर के आइटम्स पढ़ाए हैं वो सारे नियमों को एक्सरसाइज भी हो जाएगा और रूल भी याद हो जाएगा। तो मैं आपको वॉइस से बनाना है तो याद रखिए, इसका बेसिक रूल हमने बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचान लें। तो ये सब्जेक्ट है मेरा, ये वर्ब है मेरा, ये ऑब्जेक्ट है। तो जैसे ऑब्जेक्ट मिल जाए उसको सब्जेक्ट बना लें। इंग्लिश हो जाएगा, शुरू में तो इंग्लिश है, उसके बाद क्या हैव हैज है, तो यहाँ इंग्लिश, यहाँ आई था तो हैव था, इंग्लिश है तो हैज इज करेक्ट। और टू होगा तो टू प्लस V1 जब रहता है ये इन्फिनेटिव, इसमें हम आपको रूल बताए थे कि ये 2 + B + V3 ले लेता है, यही हो जाता है। तो यहाँ देखिए 2 + B + V3 है ना, दिस इज योर करेक्ट आंसर। और बाय लगेगा ही, और सब्जेक्ट को जब आई को हम ले जाएंगे तो वहाँ दिस इज द करेक्ट आंसर, हेंस ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इंग्लिश डॉट वाई नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हमको शुरू में ही मिल गया, तो वाई शुड वी वेस्ट टाइम फॉर जजिंग ऑल दी सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस विथ कॉन्फिडेंस अगर आ रहा है तो आप अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 19th नंबर। 19th नंबर जो क्वेश्चन है उसमें एक बड़ा अजीब तरह का है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, सारे नियमों को आपको याद रखना होगा, एकदम पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर बनाएंगे। ही इज सो टॉल एज आई नहीं होगा, काहे कि एज टॉल एज होता है, सो हो गया तो गलत हो गया, ये नेगेटिव में लगता है। अगर आता ही इज नॉट सो टॉल एज आई तब ये करेक्ट हो जाता है। ही इज एज टॉल एज ये लगता है कि सही है, आई है, हाँ ये भी सही है। ही इज सो टॉल एज ये तो सो होगा ही नहीं, तो ये गलत हो गया। अब देखिए ही इज एज टॉल एज आई, आर दे दिया, ये भी गलत हो गया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ही इज एज टॉल एज आई, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलिए 20 में चलते हैं। माई फिंगर्स वेयर इंज्योर्ड, इसका अर्थ है मेरी उंगलियां जख्मी थे। एंड सो माई सिस्टर हैड टू राइट द नोट फॉर मी। क्लियर सेंस है कि मेरी उंगलियां जख्मी थी, इसीलिए मेरी बहन ने को लिखना पड़ा नोट फॉर मी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्लियर लगता है कि इसमें कुछ नहीं होगा, फॉर होगा। तो फॉर खोजिए, विच लगेगा नहीं, एट लगेगा नहीं, टू लगेगा नहीं, फॉर इज द करेक्ट आंसर, हेंस डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट। फॉर मी ब्रेकफास्ट इज, यहाँ सुपरलेटिव देखिए, अगर ये सुपरलेटिव है तो इट ऑलवेज टेक्स दी। सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी लगाते हैं, तो दी इज द करेक्ट आंसर। तो दी क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बार, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स। स्पेलिंग पर ध्यान देने के लिए कहता है, तो स्पेलिंग में जब ध्यान देंगे
तो आपकी अगर आपकी इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ वेल रेड टाइप ऑफ स्टूडेंट, तो यू कैन योर आई हैज इट्स फिक्स्ड वे टू जज द करेक्टनेस ऑफ द थिंग। आप किसी से वर्ड को अगर कंफ्यूजन होता है तो आप लिख करके उसको टेस्ट करते हैं, क्योंकि आपकी आंखों की आदत है कि हम क्या लिख रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, तो पता चल जाता है। तो ये चॉकलेट भी देखिए, यहाँ ये चॉकलेट कभी नहीं होता है, चॉकलेट भी नहीं होता है, चॉकलेट नहीं होता है। ये इसमें सी के वाला रहता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है, खाली करेक्टनेस को पकड़ना है। सही समय में कहते हैं ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट मी। इसमें कह रहा है आपको वॉइस बनाने के लिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लिया कीजिए। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, ये क्या है? ये बिल्कुल है, इसका पैसिव बनाना है, तो क्या है? चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, ये हिम होगा तो यहाँ शुरू में ही हो जाएगा। तो यहाँ बीइंग कंटिन्यूअस में लगता है, ये नहीं होगा। ही वॉज बीइंग लाफ्ड, ये भी नहीं होगा। तब क्या हो जाएगा? ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तब क्या होगा? ही वॉज लाफ्ड, ये सही लगता है। क्यों लगता है? अब देखिए यहाँ ही का ही हो गया, हिम का ही हो गया, और पास्ट है तो वाज लग गया, V3 लग गया, बाय लग गया, ऑल हिज फ्रेंड्स, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिए। ये दिस सेंटेंस इज योर करेक्ट सेंटेंस। ही वाज लव्ड एट, और एट छूट गया इसमें, ये दिस इज दिस, सॉरी, ये जो है ना, आपको थोड़ा सा देखिए कितना कंफ्यूजिंग था ये, कि आप इसमें आप इसको देखिए, ये कंफ्यूजिंग था आपका कि इसमें एट, देखिए अगर थोड़ा सा भी आप मिस करेंगे तो तुरंत गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या है? ये आपका आंसर सही है। ही वॉज लव्ड एट, यहाँ एट छूट गया था, यहाँ एट को ध्यान दीजिए, एट अगर आप नहीं छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए एट यहाँ रख दीजिए। तब देखिए सेंटेंस इज सेम, ही वॉज लव्ड एट छूट गया था, बाय ऑल हिज फ्रेंड। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ये डे ऑफ रेस्ट, ये आप जानते हैं, रेस्ट के दिन को क्या कहते हैं? करेक्ट ऑप्शंस। ऑप्शंस यहाँ देखिए, कॉमन सेंस की बात है, ये आपका वर्ड पावर भी बताता है, आपका वोकेबुलरी का स्ट्रेंथ के बारे में चेक करता है ये। इसमें क्या है? हॉलीडे, हॉलीडे आप जानते हैं कि रेस्ट के दिन को हॉलीडे कहते हैं। फेटल मतलब मृत्युजनक, ये नहीं होगा। पॉपुलर मतलब लोकप्रिय, ये भी नहीं होगा। फेस्टिवल मतलब उत्सव, ये भी नहीं होगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ कम टू दी नेक्स्ट 25th क्वेश्चन। ही इज नॉट डैश होम, यहाँ देखिए ही इज नॉट ऑफ होम, ये नहीं बैठ रहा है, एट लगता है कि बाय भी नहीं बैठ रहा है, एट सही है। सिंस यहाँ कोई वजह नहीं है, समय से कोई टाइम नहीं है, इससे नहीं लगेगा। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलिए आप 26 में देखिए, इज लेजी, ही विल फेल। अब देखिए ये दो सेंटेंस दिया हुआ, इसमें आपको कह रहा है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन जो है ना, ये सिंथेसिस का क्वेश्चन है। ये सिंथेसिस आपको मैं अब तक शायद नहीं पढ़ाया हूँ यूट्यूब पर, तो ये सिंथेसिस का जल्द ही आपको आने वाला है, आप उसको पढ़ लेंगे। अभी फिलहाल ये समझिए कि सिंथेसिस इज ए ग्रामेटिकल आइटम वेयर we combine different sentences into a single sentence. This is the synthesis. The synthesis is a process to combine different sentences into one sentence. ये combination से संबंधित है, तो combination मतलब जोड़ करके बताइए। तो देखिए he is lazy, वो सुस्त है, अर्थ लगाइए, अर्थ लगाइए। he is lazy, he will fail, वो सुस्त है और वो फेल कर जाएगा। जो आदमी सुस्त होता है वो फेल कर जाता है। अब इसको जोड़ करके एक वाक्य बनाना है, सिंथेसाइज करना है, कंबाइन करना है। तो क्या करेंगे? यहाँ देखते हैं ही विल फेल, वो फेल कर जाएगा क्योंकि बिकॉज ही इज लेजी। इज करेक्ट आंसर। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, नहीं ये भी नहीं हो सकता। ये यहाँ क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। वैसे आपको जब मैं सिंथेसिस पढ़ा दूंगा तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस आइटम। ठीक है, तो आई थिंक
आप इसको बढ़िया से डाइजेस्ट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा और दूसरे आइटम पर भी ध्यान दीजिए। आपने वॉइस बना लिया, करेक्ट स्पेलिंग बना लिया, इसमें प्रीपोजिशन का प्रॉब्लम था, आपने उसको ठीक कर लिया, सेंस को आपने कंप्लीट किया, वोकेबलरी को आपने कंट्रोल किया। तो ये सब चीज़ें आपसे मांग रहा है कि आपको इतनी तैयारी होनी चाहिए, अदरवाइज मुश्किल है। तो चलिए 27 में देखते हैं हम। 27 में आते हैं ही सेड इट मे रेन। यहाँ क्या करते हैं, दिस इज योर क्वेश्चन, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाना है तो नरेशन में आप पढ़े हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, या डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन। उसके आपको 5-6 तो उसका 4-5 पार्ट है। आप हमारे लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख लें। अगर जब आप देख लेंगे तो आप मज़े से इसको सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है कि क्लोज, इसमें ही सेड इट मे रेन क्या करेंगे। तो अब देखिए ही सेड, तो ही सेड होगा ही, यहाँ देख लीजिए। दूसरा चीज आप जानते हैं कि इन्वर्टेड कोमा और क्या कहते हैं इट, कोमा को हटा करके हम दैट लगाते हैं, तो दैट लगा हुआ है। इट, यहाँ इट होगा तो इट होगा, और इधर पास्ट है तो उधर भी पास्ट होगा, ये भी सही है। रेन, रेन रहेगा। टुडे का दैट डे बताए थे ना, और क्या कहते हैं ये टुमारो का क्या बताए थे, नेक्स्ट डे। इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर, सो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इस तरह से हम इसको ठीक करते चले जा रहे हैं, और आप भी अपने आप को एसेस करते चलिए, अपने आप को इवेलुएट करते चलिए कि हाउ फार रिमेन टू गो, कितनी दूर रह गया है आपको और जाना। तो चलिए 18 में देखिए आप, 18 में क्या कहते हैं, डैश पहले दिया हुआ है, यू लैंड मी योर बुक। ये क्वेश्चन मार्क देखते ही आप समझ लीजिए कि दिस इज द सेंटेंस ऑफ इंट्रोगेटिव, या उसको क्वेश्चन सेंटेंस कहिए। तो क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन का रूल चलेगा। इसमें आप जानते हैं कि ये भी को शुरू में देते हैं, सब्जेक्ट के पहले रहता है, तो इसमें से क्या होगा, हैव देंगे तो भीतरी चाहिए, विल देंगे तो लगता है सही हो जाएगा। मस्ट भी दे सकते हैं, मस्ट यू लैंड मी योर बुक, ये भी नहीं बैठता है क्योंकि आवश्यकता की, आवश्यक का सेंस देता है, ये भी नहीं लगेगा। शुड यू चाहिए, ये भी नहीं लगेगा, हैव भी नहीं लगेगा। विल इज द करेक्ट आंसर, तो क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। विल यू, अब इसको बैठा करके आप पढ़िए तो हो जाएगा सी, विल यू लैंड मी योर बुक, द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलिए 29 में, आई बैंक्ड माई, मैंने अपने अपने आपकी कौन चीज़ को, कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी है, तो इससे टो को अंगूठा, अंगूठा को हमने फर्श पर रगड़ा, तो ये कहा। इसी को अब टू का स्पेलिंग ये कुछ नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इस टू मैंने ये भी नहीं होता है, टोर मतलब होता है फाड़ना, ये भी नहीं बैठा। ये टो इज द करेक्ट आंसर, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए 30th, द लास्ट वन, डोंट फॉरगेट टू गिव मी ए कॉल, मुझे भूलना नहीं, हाँ फोन करने के लिए। व्हेन यू गॉन नहीं होगा, अकेले नहीं, वेंट भी नहीं होगा, हाँ ये भी नहीं होगा। व्हेन यू हैव गॉन टू, जब तुम जा चुके, नहीं ये भी नहीं होगा। व्हेन यू गो, जब भी तुम जाते हो कहाँ, जिम, तो मुझे फोन करना मत भूलना, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, आज इतना ही।